दोस्तों, अगर आपने अभी तक पहला भाग नहीं सुना है तो उसे सुनना न भूलें। अब आगे। नीचे हॉल में चिम्मी जाग चुका था और अपने माइक्रोफोन सेटअप को साफ कर रहा था। रीना और बबलू अब भी नींद में थे। अनन्या अकेली खिड़की के पास बैठी थी। उसकी आंखें लाल थीं जैसे रात भर सोई न हो। राजवीर उसके पास पहुंचा। क्या तुम ठीक हो? उसने पूछा। अनन्या ने सिर हिलाया। मैंने आज सपना देखा। नहीं, शायद वो सपना नहीं था। मैंने खुद को उस हवेली में देखा। लेकिन साल था 1973। क्या उस समय भी तुम ही थी? राजवीर ने धीरे से पूछा। अनन्या ने उसकी आंखों में देखा। पता नहीं, लेकिन वो लड़की बिल्कुल मेरी तरह दिखती थी और वो किसी से भाग रही थी। उसके पीछे 3 लोग थे। एक बूढ़ी औरत, एक पंडित और एक सैनिक जैसा आदमी। राजवीर कुछ कहने ही वाला था कि चिम्मी ने पुकारा। भाई, नीचे तहखाने में एक बंद कमरा मिला है। लोहे का दरवाजा है, ताले जड़े हुए हैं। टीम ने मिलकर दरवाजा तोड़ा। अंदर का अंधेरा कुछ अलग था। ठंडा, नमी से भरा हुआ और रहस्यमयी। कमरे के भीतर एक बड़ा लकड़ी का संदूक रखा था। उसके ऊपर चिपका था एक मोड़ा तोड़ा कागज, जिस पर लिखा था, इस संदूक को खोलने वाला वही होगा जो पहले मर चुका हो। बबलू ने हंसकर कहा। क्या मतलब? कोई जॉम्बी खोलने वाला है क्या? राजवीर ने गंभीरता से अनन्या की ओर देखा। क्या तुम्हें कुछ याद आ रहा है? अनन्या ने धीरे से सिर झुकाया। मुझे लगता है मैं पहले भी यहां आ चुकी हूं, इस हवेली में। इस संदूक को देखा है। रीना ने पूछा। तुम्हें कब याद आया? जब तस्वीर बदली और उसमें राजवीर का चेहरा आया, उसी समय। राजवीर ने संदूक के पास जाकर उसे छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, उसके पूरे शरीर में एक झटका सा महसूस हुआ। उसकी आंखों के सामने तेज रोशनी आई और फिर सब काला। राजवीर एक सपने में था, लेकिन सब कुछ हद से ज्यादा वास्तविक था। वो खड़ा था उसी हवेली के बाहर। चारों ओर लोग थे, सभी पुराने जमाने के कपड़ों में। कोई हाथ में मशाल लिए था, कोई पंडित वेश में मंत्र पढ़ रहा था। फिर वो लड़की आई, वही जो अनन्या जैसी दिखती थी, और उसके पीछे खड़ा था राजवीर। लेकिन वो राजवीर नहीं था। वो उस जमाने का कोई और था। शायद एक फौजी, शायद एक प्रेमी, या शायद कुछ और। लड़की ने कहा, अगर तुमने ये संदूक खोला तो हमारी आत्मा हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। राजवीर की आंखें खुल गईं। राजवीर! चिम्मी, रीना और बबलू उसकी ओर भागे। राजवीर जमीन पर गिरा हुआ था। उसके माथे पर पसीना और दिल की धड़कनें तेज। क्या हुआ भाई? बबलू ने पूछा। राजवीर ने धीमे से कहा, मैंने उसे देखा, उसी संदूक के पास। अनन्या वही है। और मैं भी शायद पहले यहां था। टीम के सब लोग चुप हो गए। ये सिर्फ भूतों का मामला नहीं था। ये मामला अब जन्म जन्म के बंधनों और छुपे हुए जीवन का हो चुका था। राजवीर ने कहा, हमें इस केस को खत्म करना होगा, लेकिन इसके लिए पहले जानना होगा कि हम किससे लड़ रहे हैं। राजवीर धीरे धीरे होश में आया। उसके चारों तरफ अंधेरा था। एक मोमबत्ती की लौ कहीं दूर कांप रही थी। कमरे में केवल अनन्या मौजूद थी। उसकी आंखें डरी हुई थीं, लेकिन स्थिर। तुमने क्या देखा? उसने फुसफुसाते हुए पूछा। राजवीर ने गहरी सांस ली। तुम और खुद को।
लेकिन किसी और समय में। शायद पिछला जन्म था। हम दोनों वहीं थे, इस हवेली में, और कुछ बुरा होने वाला था। अनन्या की आंखों में एक जानी पहचानी बेचैनी थी। मैंने भी वही सपना देखा था, उसी रात, लेकिन तुम्हें नहीं बताया। डर था कि कहीं तुम मुझ पर शक न करने लगो। अब बताओ। राजवीर की आवाज गंभीर थी। इस हवेली और तुम्हारे रिश्ते का सच क्या है? अनन्या कुछ क्षण चुप रही, फिर बोली, मेरी दादी ने हमेशा मुझसे कहा था कि मैं साधारण नहीं हूं। उन्होंने मुझे ये पायल दी थी। उसने अपने पैर से पायल निकालकर राजवीर को दिखाई। उसमें एक नाम खुदा था। आर्या। आर्या कौन थी? राजवीर ने पूछा। दादी कहती थी कि आर्या मेरी आत्मा का पहला रूप थी। उसका जन्म 1873 में हुआ था और उसका अंत इसी हवेली में। नीचे हॉल में बबलू और चिम्मी के बीच बहस हो रही थी। भाई, अब तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ये लड़की, वो सपना, राजवीर का बेहोश हो जाना, ये सब फिल्मी लगने लगा है। बबलू बोला। चिम्मी ने गुस्से में कहा, तू खुद यूट्यूब पर रीइंकार्नेशन प्रूफ सर्च करता है और अब मना कर रहा है। रीना ने बीच में दखल दी। शांत हो जाओ दोनों, अभी केस के बीच में है। अगर अब टूटे तो सच कभी सामने नहीं आएगा। राजवीर और अनन्या जब लौटे तो माहौल बदला हुआ था। हर चेहरा कुछ छिपा रहा था। राजवीर ने संदूक को फिर से देखा। इस बार उसने छूते वक्त एक मंत्र फुसफुसाया। वही मंत्र जो सपने में किसी पंडित ने बोला था। AUM, अस्तित्वाय, चैतन्यम, प्रकाशाय नमः। संदूक की सतह पर एक तेज कंपन हुआ। एक पुराना ताला धीरे धीरे खुल गया। भीतर रखी थी एक मटमैली डायरी और एक चिट्ठी। राजवीर ने चिट्ठी निकाली और पढ़ना शुरू किया। जिस दिन आर्या को जिंदा जला दिया गया, उस दिन इस हवेली की आत्मा बंध गई। वो फिर लौटेगी जब उसका वादा अधूरा रह जाएगा, और लौटेगा वो भी जिसने उसका विश्वास तोड़ा था। वो अब इस हवेली से जा नहीं पाएंगे, क्योंकि ये हवेली उन्हें पहचान चुकी है। राजवीर के हाथ कांप गए। ये किसने लिखा? रीना ने पूछा। वही जिसने आर्या को धोखा दिया था। अनन्या की आवाज भारी थी। और शायद वो तुम थे, राजवीर। पूरा कमरा स्तब्ध रह गया। बबलू फुसफुसाया, भाई, ये मजाक है ना? राजवीर ने धीमे से जवाब दिया, नहीं, शायद मैं ही था वो। लेकिन मैं ये भूल सुधारना चाहता हूं। मैं इस कहानी को खत्म करना चाहता हूं, सही अंत के साथ। अनन्या ने डायरी को खोला। पहला पन्ना जल चुका था, लेकिन दूसरा अब भी पढ़ने लायक था। मैं आर्या हूं। मेरा प्रेमी विश्वासघात कर गया है। मैं अब आत्मा नहीं, आग बन चुकी हूं। जब हवेली में फिर वो कदम रखेगा, मैं लौटूंगी, और तब इस प्यार की परीक्षा होगी, मृत्यु से परे। रात का तीसरा पहर था। हवेली की दीवारें कराहने लगी थीं। दीपक की लौ हिलने लगी, मानो कोई पास से गुजरा हो। बाहर के बरामदे में अनन्या अकेली खड़ी थी। तभी उसकी परछाई अलग दिशा में चलने लगी। वो मुड़ी, लेकिन पीछे कोई नहीं था। हवेली में अब कुछ बदल चुका था। दीवारों पर जड़े पुराने चित्र, जो पहले धुंधले थे, अब साफ दिखने लगे थे। चिम्मी ने एक चित्र की ओर इशारा किया। भाई, ये वही सैनिक है जो तेरे सपने में था ना? राजवीर धीरे धीरे आगे बढ़ा और तस्वीर को ध्यान से देखा। उसमें एक पुरानी यूनिफॉर्म पहने व्यक्ति खड़ा था। चेहरा बिल्कुल राजवीर जैसा। ये कैसे हो सकता है?
बबलू ने बुदबुदाया। रीना ने दूसरी तरफ देखा। और ये औरत, ये आर्या? नहीं, अनन्या बोली। ये मैं हूं, शायद पिछले जन्म में। तभी एक जोरदार खड़खड़ाहट हुई। सीढ़ियों से ऊपर के कमरों का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। हवा नहीं थी, फिर भी दरवाजा जैसे किसी ने झटके से खोला हो। राजवीर ने सिर उठाया। हवेली हमें बुला रही है। बिना कुछ बोले सबने अपने कैमरे और उपकरण संभाले और ऊपर चढ़ने लगे। हर कदम पर फर्श चीख रहा था, हर मोड़ पर दीवार से फुसफुसाहटें आ रही थीं। आर्या, वादा, आग। अनन्या के कदम लड़खड़ा गए। मैंने कुछ सुना, किसी ने मुझे नाम से पुकारा। राजवीर ने उसका हाथ थामा। मैं हूं तुम्हारे साथ, इस बार पूरी तरह। ऊपर वाले कमरे में एक पुराना झूला था, लकड़ी का, जला हुआ। दीवारें काली थीं, जैसे आग से झुलसी हों। कमरे के बीचों बीच एक जल चुका पलंग था और उसकी दीवार पर उकेरा गया था, प्रेम को जिंदा जलाया गया, लेकिन आत्मा नहीं मरी। अनन्या की आंखें भर आईं। यही वो कमरा है, यहीं मुझे बंद किया गया था। किवाड़ों के पीछे मेरा रोना, मेरी पुकार, किसी ने नहीं सुनी। और फिर आग। राजवीर सन्न था। उसकी आंखों के सामने वही सपना कौंध गया। आर्या की चीखें, आग की लपटें और एक पुरुष भागता हुआ। मैंने भाग कर क्या पाया? राजवीर फुसफुसाया। कुछ नहीं, अनन्या ने कहा, लेकिन इस बार तुम्हें भागने नहीं दूंगी। नीचे हॉल से अचानक रीना की चीख सुनाई दी। सब दौड़े। रीना जमीन पर थी, उसकी पीठ पर लाल निशान थे, जैसे किसी नाखून से खरोंचा गया हो। बबलू कांपती आवाज में बोला, कोई कोई था वहां, हमने देखा, पर वो इंसान नहीं था। चिम्मी कैमरा उठाकर स्क्रीन पर फुटेज चेक कर रहा था। वीडियो में दिख रहा था एक परछाई जो हवा में तैर रही थी। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर वही पायल थी जो अनन्या के पास थी। राजवीर ने अपनी डायरी में लिखा, ये आत्मा आर्या है, पर उसकी भावना अब केवल प्रेम नहीं, बल्कि प्रतिशोध और अधूरी मुक्ति बन चुकी है। हमें इस कहानी को अंत तक ले जाना होगा, वरना हम सब फंस जाएंगे। टीम अब पहली बार डर गई थी, न सिर्फ हवेली से, बल्कि खुद से, अपने अतीत से। रात का अंतिम पहर, पूरा महल जैसे थरथरा रहा हो। दरवाजे बंद होने लगे, बत्तियां बुझ रही थीं और हवेली के मुख्य द्वार पर खुद ब खुद लिखा गया, कहानी अभी खत्म नहीं हुई, जो भागेगा वही सबसे पहले जलेगा।